हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAG 172 जिस बुक का नाम है गवर्नेंस इश्यूज एंड चैलेंजेस, आज हम इसके यूनिट 1 को डिस्कस करेंगे। ग्लोबलाइजेशन, रोल ऑफ स्टेट, मार्केट एंड सिविल सोसाइटी। इसमें हम 7 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, थर्ड ग्लोबलाइजेशन जेनेसिस, fourth perspectives on globalization, fifth globalization and the state, sixth globalization and the market, and last globalization and the civil society। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। देखो भाई, पहले क्या होता था, जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था तो हम जो भी अगर कुछ भी फ़ॉरेन से कोई भी बिज़नेस करते थे या फिर कोई भी मटेरियल अगर हमें मंगाना होता था तो उसमें क्या होता था, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता था और इससे लोग बहुत ज़्यादा क्या थे, परेशान हो जाते थे। पर ग्लोबलाइजेशन जब से आया है तो ग्लोबलाइजेशन ने हमारी इंटरकनेक्टेडनेस को क्या है, बढ़ा दिया है कि भाई अब हम वर्ल्ड वाइड क्या है, अपना बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, अपना कल्चर एक्सचेंज कर सकते हैं, हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कहीं पे भी। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन ने हमारे कुछ बैरियर्स ऐसे हटा दिए गए हैं जिससे क्या है कि भाई हम फ़ॉरेन में बहुत ही ईजिली बिजनेस कर सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के। ठीक है, हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, अगर किसी को बाहर जाके पढ़ाई करनी है तो वो भी कर सकता है। ठीक है, हमें बिज़नेस करना है तो हम क्या है, बिज़नेस भी कर सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन ने हमारे सारे बैरियर्स रिमूव कर दिए गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉरेन ट्रेड को क्या है, बढ़ा दिया गया और हम चाहें तो फ़ॉरेन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखो, ग्लोबलाइजेशन एक बहुत ही बड़ा फिनोमिना है। ये नहीं है कि आप बस 2 टर्म पढ़ो और ख़त्म, नहीं, ये कि बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें आपने इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, पॉलिटिकल, कल्चर, सोशल, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले देखो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या होता है भाई, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ग्रोथ होना। ठीक है, अगर देखो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा तो हमारी जो मार्केट है वो भी क्या होगी, ग्लोबल होगी। कि भाई आप अगर चाहो तो यहाँ से बैठे बैठे अगर चाइना का कोई सामान मंगाना है तो आप बहुत ही ईजिली उसको मंगा सकते हो। ठीक है, इससे हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो क्या है, ईजिली फ़्लो करती हैं। ठीक है, अगर कैपिटल चाहो तो आप कैपिटल भी भेज सकते हो। ठीक है, कंपनीज़ ने इंक्रीज़ कर दिया है अपना, अगर कंपनीज़ को कहीं से भी बाहर से मटेरियल मंगाना है तो वो बहुत ईजी मंगा सकती हैं। ठीक है, इससे क्या है, हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, एडवांटेजेस मिली हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वन कंट्री इनटू बिजनेस, कि भाई आप यहाँ बैठे बैठे फॉरेन में भी क्या है, अपना बिजनेस कर सकते हो। ठीक है, जिससे कि क्या है कि कैपिटल इंक्रीज़ होगा, आपकी टेक्नोलॉजी आपको नई नई मिलेगी और वहाँ पे एक्सपर्ट लोग भी मिलेंगे। सेकंड है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। देखो, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूनाइटेड नेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और वर्ल्ड बैंक है, ये हमारा क्या करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशनशिप को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, कि भाई जैसे जो भी जिसके भी रिलेशन है किसी के भी साथ, तो वो उसको मैनेज करती है, वो प्रमोट करती है पीस को और सिक्योरिटी को। ठीक है, और हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनको रिजॉल्व करने में हेल्प करती है। थर्ड है कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। देखो, जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट करती है कि भाई अपना कल्चर हम क्या है, फॉरेन में भी पहुंचा सके, अपने आइडियाज़, अपने आर्ट, अपनी मीडिया, वो भी हम क्या है, बॉर्डर के क्रॉस हम पहुंचा सकते हैं। जैसे देखो मैकडोनल्ड्स है, वो क्या है, हर कंट्री में है वो। ठीक है, तो क्या है कि हमने यहाँ पे अपना एक स्टोर खोला, फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडोनल्ड्स का, और हमने अपना बिज़नेस स्प्रेड करने के लिए हमने क्या किया कि हमने वहाँ पे भी अपना स्टोर खोल दिया। ठीक है, अपनी फ्रेंचाइजी खोल दी। जैसे एप्पल है, आपको एप्पल का शोरूम हर कंट्री में मिलेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, तो उससे क्या है कि हमारा कल्चर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हुआ है। जैसे खाना, अब आपको ये तो नहीं है कि भाई कोरिया जाके ही कोरियन फूड खाओ, अब क्या है वो इंडिया में भी अवेलेबल है। ठीक है, और जैसे कि भाई बहुत सारे क्या हैं कि लोग दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, तो ये तो है नहीं कि वो सिर्फ उन्हीं की लैंग्वेज जानते हैं, उनको हिंदी भी पता है, इंग्लिश भी पता है, तो इस वजह से क्या है, लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा जो कल्चर है वो क्या क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर रहा है।
टेक्नोलॉजिकल ग्लोबलाइजेशन, देखो जैसे जैसे हमारे इंटरनेट की ग्रोथ हो रही है उससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है, अच्छा हो रहा है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज अच्छी हो रही हैं। ठीक है, ये क्या है कि हमारे बैरियर्स रिमूव कर देता है। पहले क्या होता था कि अगर हमें बात करनी होती थी तो हमारी वो जैसे चिट्ठी होती थी, जो लेटर जिसको बोलते हैं, तो वो जानने में बहुत टाइम लगाती थी, तो कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा गैप आ जाता था। और जब से हमारे इंटरनेट आया है, जब से हमारी कम्युनिकेशन क्या हो गई है, बहुत ही ईजी हो गई है। ठीक है, देखो कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं जैसे स्मार्टफोन्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जीज़ हैं। इससे क्या हो गया है कि भाई एक तो हम बहुत ही ईजिली बिजनेस कर सकते हैं, और जैसे जैसे हमारे इंटरनेट की पावर इंक्रीज़ हुई है तो उससे हमारा बिजनेस भी क्या है, ग्रो हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल ग्लोबलाइजेशन। अब देखो पहले क्या होता था कि भाई अगर काम करना है तो अपने ही देश में करो। अब क्या है कि हम बाहर जाके भी अपना काम कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं है कि यहीं पे करो, तो हम बहुत ही ईजिली बाहर जाके काम कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। ठीक है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बाहर चले गए तो भाई पहले क्या होता था कि भाई अपने घर वालों से मतलब एक तरह से बात ही बंद हो जाती थी। अब तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्या है कि टेक्नोलॉजी इतनी इंक्रीज़ हो गई है कि आप ईज़िली वहाँ तक कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल ग्लोबलाइजेशन। देखो हमारी हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है इन्वायरमेंट को लेके। ठीक है, जैसे देखो दिन पर दिन हमारा क्लाइमेट कितना ज़्यादा चेंज हो रहा है, और रिसेंटली देखो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा एक भाई इंटरनेशनल मुद्दा है ये, कि भाई अगर हमारा इन्वायरमेंट ठीक नहीं होगा तो इससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीमारियां ही बढ़ेंगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन चाइनीस। देखो इसमें ना कुछ जैसे जो हमारे जब हमारा ग्लोबलाइजेशन नहीं आया था ना, उससे पहले की कुछ स्टेजेस की बात की गई है। सबसे फर्स्ट प्री मॉडर्न ट्रेड नेटवर्क। देखो जब हमारा मॉडर्न एरा नहीं आया था तो हमारी सोसाइटी जब भी कोई ट्रेड करती थी किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ, तो क्या होता था उसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता था। ठीक है, अगर हमें कुछ भी एक्सचेंज कराना है तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या होता था, टाइम लगता था। देखो जैसे जो द सिल्क रूट कनेक्टिंग चाइना टू यूरोप एंड मारिन रूट अक्रॉस द इंडियन ओशन वर्क की अर्ली एग्जांपल। जैसे जो हमारा सिल्क रूट था, ठीक है, मैरिटाइम रूट था, ये क्या है, अर्ली एग्जांपल है कि भाई इन्हीं के थ्रू आपको सिर्फ सामान मिलेगा और वो भी बहुत टाइम लगेगा उसमें भी। ठीक है, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th एंड 19th सेंचुरी। देखो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो कहाँ से शुरू हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन से शुरू हुआ था। कि भाई अगर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है और अगर हमें अपना बिज़नेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे, तो उसके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है एक तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो पहले सामान मंगाने के लिए हम स्टीम इंजन्स का यूज़ करते थे। ठीक है, अब तो देखो हमारी मेट्रो चल गई है, पैसेंजर ट्रेन। पहले रेल रोड्स होते थे, मतलब वो रेलगाड़ी जो होती है ना जिसमें सामान हम इधर से उधर ले जाते हैं, वो होते थे। ठीक है, और अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो टेलीग्राफ्स होते थे। इससे क्या होता था कि भाई हमारा जो कम्युनिकेशन है वो उसमें बहुत ज़्यादा गैप आता था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल कैपिटलिज्म, लेट 19th अर्ली 20th सेंचुरी। जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ थी वो सिर्फ अपने बॉर्डर में रह के ही काम करती थी। अब वो चाहे किसी फॉरेन कंट्री में जाके तो वो क्या है, वो काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि उन पे इतने ज़्यादा बैरियर्स लगा दिए गए थे। नेक्स्ट पोस्ट वर्ल्ड वार 2 मिड 20th सेंचुरी। देखो जो हमारी ये थी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारी, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसको क्या हुआ था कि भाई ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो गई थी। ठीक है, इनको एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिल गया था अपने आप को ग्रो करने के लिए। ठीक है, देखो जब हमारा कोल्ड वार हुआ तो उसके बाद हमारा जो वर्ल्ड है वो 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था। ठीक है, पर हमारा जो भी इंटरनेशनल ट्रेड है, टेक्नोलॉजी है, कल्चर है, वो जैसा था, मतलब जैसा हम चाहें तो कि भाई अगर हम बिज़नेस करना चाहते थे किसी और कंट्री के साथ तो हम बहुत ईजिली कर सकते थे, मतलब इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई थी हमें।
ठीक है। द डिजिटल रेवोल्यूशन, जैसे जैसे इंटरनेट बढ़ा है तो हमारी ग्लोबल कम्युनिकेशन बढ़ गई है। ठीक है, अगर हम टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एडवांस हो गया है और हम बहुत ईजिली कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखो 1990 के बाद क्या हुआ था, जो हमारा ट्रेड लिबरलाइजेशन पॉलिसी है और जो हमारी नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका क्या हुआ था, फॉर्मेशन हो गया था कि भाई अब आप बहुत ही ईजिली ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और 2000 के बाद हमारे जो आउटसोर्सिंग है वो इंक्रीज़ हो गई थी। ठीक है, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे यहाँ के काम करना चाहती हैं तो वो कर सकती थी। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन ग्लोबलाइजेशन। कुछ प्रोस्पेक्टिव्स बताए गए हैं, जैसे सबसे फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। देखो, ग्लोबलाइजेशन इज सीन एज द प्रोसेस थ्रू विच द वर्ल्ड इकोनॉमिक बिकेम इंक्रीजली इंटीग्रेटेड। देखो, जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसके बाद हमारी जो इकोनॉमिक थी वो क्या हो गई थी, वर्ल्ड वाइड बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है। इंक्रीज ट्रेड, जैसे हमारे ट्रेड बैरियर्स हटे तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा ट्रेड इंक्रीज़ हो गया था, मतलब हमारे लिए बहुत ही ईजी हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो करना, मतलब आपस में आप उसको कहीं भी भेज सकते हो। ठीक है, कैपिटल फ़्लो, जैसे कि हमारा मनी है, इन्वेस्टमेंट है, वो क्या है, बहुत ही ईजली है। अगर मार्केट है, हम अपनी मार्केट को भी क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड वाइड कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन एंड इफ़िशेंसीज, देखो जैसे हम अगर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की, तो हम क्या कर सकते हैं, और हमें अपना बिज़नेस ग्रो करना है तो हम ऑनलाइन बिज़नेस कर सकते हैं, जिससे कि भाई किसी भी कंट्री का पर्सन है वो हमारी सर्विसेज का क्या है, फ़ायदा उठा सकता है। उसकी वजह से क्या हो गया था कि जो हमारी मार्केट है उसमें बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन आ गया था कि भाई अच्छा ये वाला प्रोडक्ट इस वेबसाइट पे इतने का मिल रहा है, ये वाला इतने का मिल रहा है, तो उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंज्यूमर्स को हुआ था। ठीक है, कि उनके पास एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेट वो हो गई थी चॉइस, बहुत सारी चॉइस के लिए ऑप्शंस मिल गए थे उनको। ठीक है, और लो प्राइस में ही आपको वो अच्छी चीज़ मिल जाती थी नहीं, मिल जाती है भी, मिल जाती है। कल्चरल प्रोस्पेक्टिव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, वैल्यू, प्रैक्टिसेस। ठीक है, कल्चर एक्सचेंज एंड डाइवर्सिटी, जैसे कि आपको पता है जो हमारा इंडिया है ज़्यादा से ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है, और जो हमारी फॉरेन कंट्रीज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर की तरफ भाग रही हैं, क्योंकि सबको पता है हमें अपनी चीज़ तो अच्छी लगती ही नहीं है जी, हमें बस दूसरों की चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जैसे इंटरनेट बढ़ा तो उससे क्या है कि लोगों को पब्लिक सर्विस में कोई दिक्कत नहीं होती, कि भाई उनको सारी इन्फॉर्मेशन क्या है, घर बैठे बैठे मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, सोशल बेनिफिट्स। देखो कि भाई जो ग्लोबलाइजेशन है उसने ह्यूमन राइट्स को क्या है, प्रोटेक्ट किया है, कि हाँ जी भाई लोगों के पास ये ह्यूमन राइट्स है। ठीक है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है, डेमोक्रेसी को प्रमोट किया है, सोशल कंडीशन को इम्प्रूव किया है। ठीक है, हेल्थ केयर लाया है, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी लाया है, स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में है, डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, जैसे जैसे देखो इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही हैं तो हमारे इन्वायरमेंट को फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, उससे पॉल्यूशन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्योंकि क्या है कुछ कंपनियां क्या करती है भाई, पेड़ काट के अपना फ़ायदा करती है, उनका तो फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, पर हमारा इन्वायरमेंट तो ख़राब होता है उससे। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इन द स्टेट। सबसे फर्स्ट देखो भाई जो हमारी ग्लोबलाइजेशन है और जो स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सॉवरेनिटी। देखो जैसे जैसे हमारे इंटरनेट हुआ है तो मतलब देखो इस इंटरनेट के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत सारे नुकसान भी है। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या नुकसान है कि भाई हमारे इंटरनेट बढ़ गया, अगर हम चाहें कि भाई हम किसी इन्फॉर्मेशन को सिर्फ अपनी अपनी कंट्री में रखें तो क्या है कि वो हम नहीं रख सकते, क्योंकि क्या है कि भाई सब कंट्री एक दूसरे के बारे में जान सकती हैं, तो इससे हमारी जो सिक्योरिटी इस पर थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा है। पर अभी भी स्टेट क्या है कि भाई स्टेट बहुत अभी भी तेज़ हो गई है कि नहीं जी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दिखानी तो मतलब नहीं दिखानी। ई स्टेट्स एंड ई गवर्नेंस, देखो जैसे जैसे मॉडर्न गवर्नमेंट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट हो रही है, उससे लोगों के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनके लिए क्या है कि जो सर्विसेज है पब्लिक की वो बहुत ही ज़्यादा
इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है, वो इंगेज हो गई हैं लोगों के साथ ग्लोबली, ठीक है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। कल्चरल ग्लोबलाइजेशन एंड स्टेट आइडेंटिफिकेशन, कल्चरल होमोजीनियस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, ठीक है, जैसे बॉलीवुड से हॉलीवुड पे आ गए हम, इंडियन फूड से कोरियन फूड पे आ गए हम, ठीक है, ये सब। सॉफ्ट पावर, स्टेट कैन यूज़ ग्लोबलाइजेशन टू प्रमोट देयर कल्चर, अब स्टेट क्या करती हैं, ग्लोबलाइजेशन का यूज़ करके अपने कल्चर को प्रमोट करती है, अपनी वैल्यूज़ को प्रमोट करती हैं, ठीक है, अपने आइडियाज़ को प्रमोट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन इन द मार्केट। सबसे फर्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ ग्लोबल मार्केट। देखो जैसे हमारे बैरियर्स हटे तो उससे हमारी गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो क्या है बहुत इजी हो गया, क्योंकि अब तो हम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अगर हम चाहें तो हम बाहर भी क्या अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी कंपनीज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में एंटर हो गई हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ने कंज्यूमर को क्या है एक वैरायटी दिखाई है प्रोडक्ट्स की, वो भी लो कॉस्ट में, उससे क्या है कि कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है। मार्केट इंटीग्रेशन एंड इंडिपेंडेंस, देखो अब कोई भी क्या है फ्रीली कहीं पे भी बिजनेस कर सकता है। इसका मतलब है कि देखो एक प्रोडक्ट है जो यूएस में डिज़ाइन हुआ है और उसको असेंबल करा गया है चाइना में, पर वो बेचा पूरे ग्लोबल पे जाएगा, ठीक है। इससे भाई मार्केट का तो फ़ायदा है ही। द रोल ऑफ मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन, एमएनसीज, देखो एमएनसीज के पास अब उनको एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क मिल गया है कि भाई अगर उनको कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कराना है, कुछ भी प्रोडक्शन कराना है तो वह क्या है बहुत ही ईजिली करा सकती हैं। इससे क्या है कि कॉस्ट रिड्यूस हुई है उनकी और उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट कैपिटल फ्लो, कि भाई हम अपने कैपिटल को बहुत ईजिली क्या है फ्लो कर सकते हैं बिना किसी भी दिक्कत के, ठीक है। इससे हमारे कनेक्टेडनेस ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है लोगों को फ़ायदा हुआ है। और अगर किसी इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो शो करना है तो वो क्या है वो ग्लोबली उस पोर्टफोलियो को शो कर सकता है। आउटसोर्सिंग एंड ऑफसोर्सिंग, देखो आउटसोर्सिंग क्या होता है, मैनी कंपनीज हैव आउटसोर्स्ड प्रोडक्शन, कस्टमर सर्विस एंड अदर ऑपरेशंस टू कंट्रीज वेयर लेबर इज चीप। देखो आउटसोर्सिंग सिंपली होता है कि थर्ड पार्टी से काम कराना, कि भाई हम यहाँ बैठे हैं और हम यूएस में अपना मस्त बिजनेस चला रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है जो लेबर है वो बहुत ही चीप है, उससे हमें क्या है बेनिफिट है, ठीक है। और ऑफसोर्सिंग होता है ऑफसोर्सिंग विच इन्वॉल्व रिलोकेटिंग इंटायर बिजनेस फंक्शन। देखो जो भी हमारा पूरा बिजनेस है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग है, रिसर्च है या फिर आईटी सपोर्ट है, वो हम क्या है दूसरी कंट्री से करा लेते हैं, जिससे हमारी कॉस्ट रिड्यूस होती है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स मिलती हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से। लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन एंड द सिविल सोसाइटी। देखो ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से, बट बहुत कुछ चैलेंजेस हैं जो सिविल सोसाइटी फेस करती है। सबसे फर्स्ट है एम्पावरमेंट थ्रू ग्लोबल कनेक्टिविटी। देखो सबसे पहले ग्लोबल सोसाइटी का मेन मोटिव है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को प्रोटेक्ट करना, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना एंड पॉवर्टी को, ठीक है। तो देखो द ग्लोबल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन अलाउ सिविल सोसाइटी टू, जो जैसे हमारी इंफॉर्मेशन है जो ग्लोबली फ़्लो करती है तो हमारी सिविल सोसाइटी का हक बनता है कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है उसको देखे, क्योंकि सिविल सोसाइटी है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर वर्ल्ड में, क्योंकि वो क्या करती है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी परेशानी उनको बताते हैं। जैसे एनजीओज़ हैं ये सिविल सोसाइटी में आते हैं, जो नॉन ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स होते हैं वो, ठीक है। कल्चर एक्सचेंज सिविल सोसाइटी प्रमोट करती है कि भाई अपनी लैंग्वेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैले, अपना ट्रेडिशन ज़्यादा से ज़्यादा देशों में फैले, ठीक है। डिजिटल सिविल सोसाइटी, जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये क्या है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे जो प्लेटफॉर्म्स है गो फंड मी, किक स्टार्स और कुछ ऐसे वो हैं प्लेटफॉर्म्स जो कि क्या करते हैं इंडिविजुअल्स को, ऑर्गेनाइजेशन को फंड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि उससे हमारी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले।
चैलेंजेस टू सिविल सोसाइटी, देखो क्या चैलेंजेस आते हैं। लार्ज वेलफेयर, जो देखो सिंपली मैं आपको बताती हूँ, जो सोसाइटी है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही अच्छी है, लार्ज है भाई, बड़ी सी है, काफ़ी सही है, तो लोग क्या है उसकी बात तो मान लेते हैं। जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन है लोग उन पर फोकस ही नहीं करते, उनको क्या है निगलेक्ट करते हैं कि हाँ जी ये तो ऐसे ही है जी बेफालतू में। देखो क्या होता है कि हम बाहरी चीज़ को देख के बहुत अच्छे से अंदाज़ा लगा लेते हैं, अरे ये तो बहुत अच्छी है, ये तो बहुत महंगी है, तो पर क्या होता है कि हमें रियलिटी देखनी है कि वो ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए कुछ बेनिफिट भी है या फिर नहीं है। ठीक है, देखो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या हुआ है कि जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसकी जो भी अथॉरिटी है वो छीन ली गई है। उनको अथॉरिटी ही नहीं देते हम लोग कि भाई वो कुछ काम कर सके, कुछ अवेयरनेस फैला सके। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस यूनिट के नोट्स लेने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।